हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अन्नू एजुकेशनल एकेडमी पर। तो आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी में भाग 1 को देखेंगे और भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 को देखेंगे। पूरी तरह से कंप्लीट नोट्स के साथ हम लोग इसको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग संविधान के बारे में क्लास कर चुके थे, संविधान सभा का गठन और फिर संविधान का निर्माण। फिर हम लोगों ने अनुच्छेद क्या है, अनुसूची क्या है, भाग क्या है और कितने हैं, वो सारे देखे थे हम लोग अलग अलग क्लास में। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछले क्लास में आप लोग जाके देख सकते हैं। और आप लोग अपना हैंड रिटन नोट्स तैयार करें मेरे साथ साथ। बहुत अच्छे तरीके से ये नोट्स तैयार किया गया है। और अगर आप सभी को इन नोट्स का PDF चाहिए तो फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे अपने चैनल का। आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं और वहां आप सभी को इसकी PDF नोट्स की PDF मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास में भाग 1। और भाग 1 में हम लोग देखे थे कि इसमें देश के बारे में जानकारी है। अब हम लोग इसमें अनुच्छेद 1 को डिटेल्स में देखते हैं। तो क्या है कि अनुच्छेद 1 में भारत तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। और क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है। इंग्लिश में भी ऐसे लिखा है, भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। ओके, ये चीज़ जो है वो हमारे संविधान में मेंशन है, ठीक है। भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया शब्द का संविधान में प्रयोग हुआ है या नहीं, तो बिल्कुल हुआ है, भारत भी और इंडिया भी। दूसरी पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश के लिए भारत तथा इंडिया का उल्लेख है। देखिए वही पॉइंट फिर है, भारत को संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत यूनियन कहा गया है, न कि फेडरेशन। अनुच्छेद 1 के तहत भारत को यूनियन बोला गया है। देखिए हिंदी मीनिंग मतलब संघ ही होता है, यूनियन का हिंदी मीनिंग संघ एंड फेडरेशन का भी हिंदी मीनिंग संघ होता है, ठीक है। हिंदी मीनिंग सेम है बट इंग्लिश में दोनों का मीनिंग अलग है। यूनियन का मीनिंग अलग है और फेडरेशन का अलग है। तो हमारे जो भारत को अनुच्छेद 1 में कहा गया है, यूनियन कहा गया है, ना कि फेडरेशन। अब ये यूनियन क्या है ये भी देखेंगे आगे, और फेडरेशन क्या है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखें। आगे के पॉइंट में हम लोग देखते हैं, हमारे संविधान में संघात्मक शब्द का उल्लेख नहीं है, यद्यपि भारतीय संविधान यहाँ छूट गया है, भारतीय संविधान को संघात्मक कहा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि संविधान में संघात्मक शब्द का उल्लेख है या नहीं। तो संघात्मक शब्द का उल्लेख नहीं है, और लेकिन इसको संघात्मक कहा जरूर गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संघात्मक का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। तो केंद्र प्लस राज्य दोनों का अस्तित्व एवं केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ठीक है। हमारे देश में ऐसा है ना, केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व है और दोनों की शक्तियों का बंटवारा भी कर दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूनियन का अर्थ और फेडरेशन का अर्थ। तो यूनियन का अर्थ है, भारत में जो राज्य या जो इकाई है वह भारत का भाग है तथा यह राज्य या इकाई भारत से अलग नहीं हो सकते, अर्थात भारतीय संघ अनश्वर का मतलब समाप्त नहीं किया जा सकता है। भारतीय संघ जो है वो अनश्वर है, जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारे देश में बहुत राज्य हैं, टोटल अभी 28 राज्य हैं, वो हमारे देश के ही भाग हैं और वो फिर हमसे अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि वो जब चाहे अलग हो जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो भारत देश से अलग नहीं हो सकते, वो भारत का हिस्सा हैं। इसका मतलब होता है यूनियन। यूनियन का अर्थ यही होता है कि देश का वो भाग है और वो फिर देश से कभी अलग नहीं हो सकता है, वो चाहे भी तो अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे ऊपर में देश है, ठीक है।
दूसरा है फेडरेशन। फेडरेशन का क्या अर्थ है, अब हम लोग ये जानते हैं। तो फेडरेशन शब्द का प्रयोग अमेरिकी संविधान में हुआ है। इसका अर्थ है अमेरिका में जो राज्य या इकाई है वह एक समझौते के तहत मिले हुए हैं। जब किसी राज्य या इकाई को यह लगे कि उसे अमेरिका देश से अलग होना चाहिए तो वह अलग हो सकता है। देखिए साफ साफ डिफरेंस पता चल रहा है। फेडरेशन का मतलब है कि वो एक समझौते के तहत उस देश से जुड़े हैं। अगर उससे कोई देश चाहे कोई राज्य चाहे तो फिर वो अलग हो सकता है, इस पर कोई दबाव नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यूनियन और फेडरेशन में, ठीक है। बट दोनों का हिंदी मीनिंग संघ ही होता है, तो उसमें कन्फ्यूज़न में नहीं आना है, ठीक है। और ये चीज़ अमेरिका में है और हमारे यहाँ यूनियन है। हमारा देश जो है वो यूनाइटेड है, यूनियन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोनों पॉइंट हम लोग समझ गए, शब्द यूनियन को और फेडरेशन को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तथा भारत के राज्य क्षेत्र में 3 प्रकार के क्षेत्र शामिल होंगे, ठीक है। उस टाइम में मतलब कहा गया है अनुच्छेद 1 में कि भारत जो है वो, भारत या इंडिया जो भी कहो, राज्यों का संघ होगा और भारत के राज्य क्षेत्र में 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, ठीक है। कैटेगराइज कर दिया है, एक राज्य में, एक केंद्र शासित प्रदेश में और तीसरा जो है वो अर्जित राज्य। जनरली हम लोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो जानते हैं और अभी 28 राज्य हैं और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज़ हैं, ठीक है। अब ये अर्जित राज्य क्या है, तो उस टाइम संविधान निर्माता लोगों ने एक अर्जित राज्य करके भी कैटेगरी बनाई थी। अब इसमें किस प्रकार के राज्य होंगे ये देखते हैं। अभी इसमें एक भी जो है वो राज्य या क्षेत्र शामिल नहीं है अर्जित राज्य में, ठीक है। इसका अर्थ है भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वैसे क्षेत्र जो विवादित रहा है तथा वर्तमान में किसी दूसरे देश के नियंत्रण में है और यदि उस क्षेत्र को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल करते हैं तो उसे अर्जित राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर हुआ, मतलब कि ऐसा कोई क्षेत्र, ठीक है, जो कि विवादित रहा है, ठीक, उसके बाद वो वर्तमान में किसी दूसरे देश के नियंत्रण में है और उसको फिर हम लोग वहाँ से कब्जा को हटाकर अपने देश में मिला लेते हैं तो फिर उसको अर्जित राज्य कहेंगे, ठीक है। अर्जित राज्य अभी एक भी नहीं है हमारे यहाँ। तो ये भी डेफिनेशन आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भारतीय मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्ग में रखा गया है। अब देखिए, भारतीय मूल संविधान जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। वर्ग ए में 9 राज्य था, वर्ग बी में 8 राज्य थे, वर्ग सी में 9 राज्य था और वर्ग डी में 1 राज्य था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अर्थात मूल संविधान में कुल राज्यों की संख्या 27 थी। आप इसको ऐड करके देखेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मूल संविधान में कितने राज्य थे, तो 27, ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा यानी बहुत इम्पोर्टेंट जो लिखा है बात, उसको ध्यान दें आप लोग। 1952 में मद्रास राज्य में तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा भाषा के आधार पर अलग राज्य मांग किए जाने के कारण आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। अब देखिए उस टाइम जो है तेलंगाना एक ही में था और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो वहाँ मद्रास राज्य में जो लोग तेलुगु बोलते थे उन लोगों के द्वारा अलग से मांग उठा कि हमें अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए, हम भाषा के आधार पर, ठीक है। इससे देश में राज्य पुनर्गठन की जोर पकड़ी, ठीक है। इसके पीछे बहुत होता है, कहानी है इसके पीछे, ठीक है। एक कोई थे जो बहुत दिनों तक भूख का हड़ताल रखे थे, वो मरने पे आ गए थे, ठीक है, ये तेलुगु भाषी। और फिर ऐसा देखते हुए फिर डिसीजन लिया गया, ठीक है। ऐसे ही देश में राज्य पुनर्गठन की ओर जोर पकड़ी
अतः इस समस्या का निवारण के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग, एक है फजल अली, पहले तो इनका नाम है फजल अली, ठीक है, और ये कौन थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश, ठीक है, ये रिटायर्ड जो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। और फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अन्य सदस्य जैसे हृदय नाथ कंजरू और के.एम. पन्नीकर थे, ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे, एक हृदय नाथ कंजरू और के.एम. पन्नीकर और एक खुद फजल अली थे, ठीक है, और आयोग का नाम था फजल अली आयोग, ठीक है। ये लोग थे। आयोग में भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य निर्माण पर बल दिया गया और प्रशासनिक सुविधा पर भी ध्यान देने की बात कही। अब देखिए, इसके लिए ना बहुत सारे आयोग बने, तो सभी आयोग में मतलब भाषा के आधार पर राज्य बनने को रिजेक्ट कर दिया। तो फिर अंत में ये फजल अली आयोग में कहा गया कि नहीं, भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य बनने की बात मतलब सही है, इसको होना चाहिए, और फिर प्रशासनिक सुविधा को भी देखकर आप उसको भी ध्यान में रखेंगे और उसके आधार पर भी बन सकता है। तो ये चीज़ होता है 1952 में, ठीक है। और तब जाके इस आयोग की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिससे संविधान में 4 वर्ग वाला राज्य का बंटवारा को समाप्त कर भारतीय राज्य क्षेत्र में 3 प्रकार के क्षेत्र रखे गए। पहला राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा अर्जित, ठीक है, अर्जित राज्य। अब देखिए 4 किसको बोल रहा है, 4 वर्ग वाला, तो आप लोग इससे पहले पढ़ चुके थे कि मूल संविधान में जो कैटेगरी था वो वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी करके था, है ना। इसी को ख़त्म करके और आपका 3 वर्ग में बांट दिया गया, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित राज्य, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। ये जो आयोग है फजल अली आयोग, और इसके द्वारा जो बोला गया कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य निर्माण होगा, तो ये वाला आयोग में जो बात कहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत बार पूछा गया है इनके बारे में, इनका नाम और फिर अन्य सदस्य कौन कौन थे, ऐसे पूछेगा कि फजल अली आयोग में कौन शामिल नहीं थे, तो फजल अली आयोग में कौन से सदस्य शामिल नहीं थे, तो ये इन तीनों का आप नाम याद रखेंगे आप लोग, हृदय नाथ कंजरू, के.एम. पन्नीकर और फजल अली, ठीक है। और पहला जो होता है वो आंध्र प्रदेश बनता है, ठीक है, 1953 को, है ना। चलिए, तो ऐसे करके बहुत सारे राज्य फिर बनते हैं भाषा के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 1 में आप लोग इतनी सारी बातों को नोट करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 1 से रिलेटेड है। अब हम लोग अनुच्छेद 1 को डिटेल्स में पढ़ने के बाद अनुच्छेद 2 पर आते हैं और देखते हैं 2 में क्या है। तो 2 में है, किसी बाहरी प्रदेश को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल करना है तो उसकी विधियों का उल्लेख है। अब देखिए, किसी बाहरी प्रदेश को, अगर किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करना है तो फिर उसके लिए क्या प्रोसेस होगा उसका वर्णन है, ठीक है। जैसे कि गोवा 1961, दमन व दीप, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, ये सारे जो हैं वो पुर्तगाल के कब्जे में था, है ना। फिर इसको हम लोग ऑक्युपाइड किए और फिर मिलाए, सिक्किम भी, ठीक है। राज्यों को अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल किया गया, इतने सारे, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं सिक्किम के बारे में कि 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य का क्या मतलब होगा, वैसा राज्य जिसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। वैसे तो आप उसको बना लिए हैं राज्य, लेकिन आप उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं देंगे, तो वो पूरी तरह से नहीं बना है राज्य भारत का, अभी वो भारत का सह राज्य बना है। तो 35वां संविधान संशोधन में ऐसा हुआ, ठीक है, और डेट भी याद रखें 1975। लेकिन 36वां संविधान संशोधन जब होता है 1975, इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है।
तो आप लोग ये अनुच्छेद 2 को समझ पाए होंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 की बात करें तो यह भारतीय राज्य क्षेत्र में परिवर्तन को बताता है। वो तो था कि किसी बाहरी मतलब बाहर के क्षेत्र को, देश को अपने देश में मिलाने के लिए जो प्रोसेस होंगे उसके बारे में। लेकिन अनुच्छेद 3 में क्या है कि अगर अपने ही देश के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि नए राज्य के गठन से परिवर्तन, जैसे कि नए राज्य से गठन जो होता है उसमें जो परिवर्तन होता है वो अनुच्छेद 3 में दिया है। राज्यों के नाम से जो परिवर्तन होता है, अगर हमको राज्यों का नाम चेंज करना है या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है देश के अंदर ही, ठीक है, तो ये चीज़ है आपका अनुच्छेद 3 में। अब देखिए तेलंगाना राज्य का गठन अनुच्छेद 3 के तहत ही हुआ। झारखंड, बिहार से झारखंड अनुच्छेद 3 के तहत ही हुआ, है ना। तो बहुत सारे राज्य हैं, इसका एग्जाम्पल में मिल जाएगा। अब हम लोग अनुच्छेद 4 पर आते हैं। तो अनुच्छेद 4 में क्या कहा है? इस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन होगा वह संसद यानी कि वह संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही कर सकता है। यानी कि जो काम आपका अनुच्छेद 3 में है और अनुच्छेद 2 में है, ठीक है, यानी कि किसी देश को अगर शामिल करने या फिर अपने देश के अंदर ही कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए जो विधेयक, जो बिल पास होगा ना, वो राष्ट्रपति के बिना अनुमति से भी बन सकता है। यानी कि वो साधारण विधेयक से पास हो जाएगा, बहुमत उसमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा, ठीक है, राष्ट्रपति से वो ना भी पूछें तो चलेगा। यानी कि वो जो है अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। 368 से बाहर क्यों? क्योंकि 368 में है संविधान संशोधन के तहत जितनी भी आती है, मतलब 368 में संविधान संशोधन की बात है, तो ये संशोधन जो है वो 368 अनुच्छेद से बाहर है, ठीक है। अर्थात अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन संविधान संशोधन के तहत जारी नहीं की जाएगी, ठीक है। अर्थात अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन संविधान संशोधन के तहत जारी नहीं की जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 368 में यही है, संविधान संशोधन की बात है, लेकिन उसके तहत जारी नहीं किया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार से, मतलब 4 में यही बोला गया है कि 2 और 3 जो है वो राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसमें संसद राष्ट्रपति से पूछेगी नहीं, डायरेक्ट कर देगी, ठीक है। तो ये रहा आपका भाग 1। भाग 1 में देश के बारे में, हमारे देश के बारे में जानकारी है, ठीक है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 हम लोग देख चुके हैं और ज़्यादा लंबी क्लास तो नहीं होगी आज, और सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा और नोट्स भी अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक दूसरे नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।